घोटाले का जाम और कितने नाम यानी कितने और ऐसे नाम हैं जो अभी भी ईडी की रडार पर हैं, ये बहुत अहम है। आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने सम्मन किया और ईडी के पहले सम्मन पर ही दुर्गेश पाठक वहां पर पहुंच जाते हैं। ईडी के सम्मन पर दुर्गेश पाठक पेश होते हैं, सवालों का सामना करते हैं। शराब घोटाला मामले में दुर्गेश पाठक से आज पूछताछ चली, तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ चली। शाम 6 बजे ईडी दफ्तर से वो बाहर आए। गोवा चुनाव में चूंकि बड़ी भूमिका निभाई दुर्गेश पाठक ने और चूंकि सीधा ये घोटाले का जो पैसा है इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था और इसीलिए दुर्गेश पाठक से तमाम सवाल जवाब ईडी ने किए। इसी के साथ ईडी का दावा यह था कि घोटाले का जो पैसा है उसका सीधा इस्तेमाल चुनावों में किया गया, लोगों को पैसे पहुंचाए गए और ये आरोप इनके लिए ही पूछताछ की गई थी कि आखिर कहां पहुंचाए गए, कैसे पहुंचाए गए, कौन सा वो मनी ट्रेल है जो सामने आया था। केजरीवाल के पीए विभव से भी पूछताछ आज की गई। तो दिन भर आज एक तरह से कहें ये सियासी समीकरण दिल्ली से देखने को मिला है, लेकिन अभी कितने और नाम बाकी हैं ये बड़ा सवाल है और अब किसका नंबर है का बुलावे में ईडी के संबंध में ये देखना अहम होगा। एक रिपोर्ट देखिए। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में, उनके नेता ईडी की रडार पर हैं। चुनावी साल है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ईडी के एक्शन को जहां बीजेपी भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने की साजिश करार दे रही है। सियासी गहमा गहमी के बीच ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। जिस बात का अंदेशा दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 1 हफ्ते पहले लगाया था, वो आज सच साबित हो गया। सबसे पहले आपको आतिशी का 2 अप्रैल का बयान सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने बयान क्यों दिया था वो भी आपको याद दिला देते हैं। दरअसल ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। ईडी के इस दावे के बाद आतिशी भी हैरान परेशान नजर आई। कैमरा फ्रेंडली माने जाने वाली आतिशी कैमरे से भागती दिखी। एक दिन बाद जब सामने आई तो अपने और सौरभ के नाम के साथ साथ 2 और नाम जोड़ दिए। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने जिस दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का अंदेशा जताया था, ईडी ने उसे सम्मन पर पूछताछ के लिए तलब किया। दुर्गेश पाठक भी बिना टाल मटोल किए ईडी दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर आतिशी को कैसे पता था कि ईडी दुर्गेश पाठक से पूछताछ करेगी। ये समझने के लिए शराब घोटाले की कथित मनी ट्रेल और दुर्गेश पाठक की भूमिका को समझना होगा। पहले बात करते हैं दुर्गेश पाठक की। दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक है। अन्ना आंदोलन से जुड़े होने की वजह से उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी भी माना जाता है। सितंबर 2022 में जब ईडी ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था, उस समय दुर्गेश पाठक वहीं मौजूद थे। ईडी की टीम ने उनका फोन भी जब्त किया था। अब आपको समझाते हैं कथित मनी ट्रेल मामले में दुर्गेश पाठक का नाम बार बार क्यों आ रहा है। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। उस समय दुर्गेश पाठक को गोवा का प्रभारी बनाया गया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले का पूरा पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। गोवा का प्रभारी और विजय नायर के ठिकानों पर मौजूदगी दुर्गेश की परेशानी का सबब बनी है। यही वजह है कि आतिशी को पहले ही पता था कि ईडी दुर्गेश तक जरूर पहुंचेगी। ईडी ने आज दुर्गेश पाठक से पूछताछ करने से पहले केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो विभव के बयान और कुछ दस्तावेजों के स्पष्टीकरण के लिए ही ईडी ने दुर्गेश को तलब किया। दुर्गेश ईडी दफ्तर पहुंचे तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। नहीं, ये रुकेंगे नहीं। इनको ऐसा इनका मानना है कि जब तक इनके प्लान और इनका स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते तब तक ये करते रहेंगे।
शराब घोटाला मामले में जहां आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, वहीं आप नेता संजय सिंह शराब घोटाले को इलेक्टोरल बॉन्ड से लिंक कर रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोटाले के तार इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप मढ़ा तो बीजेपी की तरफ से भी भ्रष्टाचार पर हमला बोला गया। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहां कहां जाती है। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है। वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। लोकसभा चुनाव करीब है, दिल्ली के सीएम जेल में है, जो नेता बाहर है उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ऐसे में जनता का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पब्लिक के बीच पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी का आप देखिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे लेके चलते, पर अरविंद केजरीवाल का देखिए पूरी की पूरी पार्टी कैसे करप्ट हो गई। जैसे जैसे ये भ्रष्टाचार इनके खुलते गए, दिखते गए, आम जनता समझ गई है। जब प्राइम मिनिस्टर पे इंक्वायरी हो सकती है तो दिक्कत क्या है? उन पर इंक्वायरी हो गई तो अब जज सही है, आप पर अगर हो गई तो जज भी बिका हुआ है, वकील भी बिके हुए हैं, ईडी भी बिकी हुई है। भाई ऐसा है, अगर तुमने गलत करा है तो जांच तो होनी चाहिए, और नहीं भी करा तो भी जांच होनी चाहिए। जो तुमने रामलीला मैदान में कहा था उस पर आज तुम कितना प्रखर हो, कितना खड़े हो। शराब घोटाला मामले में पार्टियां जहां सियासत कर रही हैं, वहीं ईडी भ्रष्टाचार के पूरे सिंडिकेट को परत दर परत तलाश रही है। अब देखना यह होगा कि ईडी की रडार पर और कितने नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की बात, चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मेरी सहयोगी मौजूद है रामपुर में अनामिका सिंकाली। अनामिका, ओवर टू यू। और देखिए श्रोता, मेरी मौजूदगी है यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर। एक वक्त ऐसा था जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का यहाँ पर बोलबाला था। आजम खान इसी सीट से यहीं पर से विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन दबदबा कम होता चला गया और बीजेपी की पकड़ मजबूत होती चली गई। अगर बात की जाए इस बार के लोकसभा चुनाव की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से मोहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से लोकसभा के सांसद रहे इसी सीट से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। बीएसपी की ओर से ताल ठोक रहे जिशान खान, जिसके चलते दरअसल ये माना जा रहा है कि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बात की जाए यहाँ पे जातीय समीकरण की, तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो लोधी वोट 2.5 लाख के आसपास है, मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाकी दलित और अन्य जातियां भी यहाँ पे वोट करती हैं। लेकिन इस बीच क्या कहता है यहाँ का सियासी समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी का रामपुर नवाबों का शहर है। जब से यहाँ चुनाव शुरू हुए तब से यहाँ नवाब परिवार का ही दबदबा रहा। लोकसभा हो या विधानसभा, हर चुनाव में जीत नवाबों के परिवार की ही होती थी। लेकिन आजम खान ने नवाबों के इस औरे को तोड़ा। नवाब परिवार से ना होते हुए भी आजम ने रामपुर सीट पर अपना दबदबा कायम किया। इतना ही नहीं, आजम ने लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, हर सीट पर एसपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब आजम खान जेल में है, जिससे रामपुर में उनका दबदबा खत्म होता जा रहा है और बीजेपी अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। रामपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज कर ये बता दिया कि अब रामपुर में पारंपरिक जीत का सिलसिला खत्म हो चुका है। नवाबों की नगरी रामपुर हमेशा से ही यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती रही है। अब्दुल कलाम आजाद से लेकर आजम खान जैसे नेता इसी सीट के जरिए संसद की दहलीज तक पहुंचे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मानो सन्नाटा सा पसरा हुआ है, क्योंकि आजम खान जो यहाँ के महत्वपूर्ण मजबूत नेता थे वो फिलहाल जेल में है। हालांकि अब बात करें यहाँ से प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार मोहिबुद्दीन नदवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से अपने पुराने चेहरे घनश्याम सिंह लोधी पर ही भरोसा जताया गया है। उधर बसपा की ओर
से ताल ठोक रहे हैं जिशान खान, यानी कि यहाँ पे लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चली है। रामपुर के चुनाव में आजम अपना दबदबा कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। आजम ने अखिलेश को रामपुर सीट से चुनाव लड़ने तक को कहा था, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। अखिलेश ने यहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को मैदान में उतारकर नया दांव खेला, जिससे समाजवादी पार्टी दो फाड़ में बढ़ गई है। एसपी में गुटबाजी इस कदर चरम पर दिखी कि एसपी की तरफ से मोहिबुल्ला नदवी को टिकट देने के बावजूद आजम खान ने आसिम रजा का नामांकन भरवाया। हालांकि पार्टी का सिंबल नहीं मिलने से इनका नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। नदवी से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी जीत का दम भरा। समाजवादी पार्टी की बहुत पॉपुलैरिटी और पीडीए जो बना है उसमें सभी वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी है और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती से लड़ रहा है। लोग कह नहीं रहे, दावा नहीं कर रहे, लेकिन जब वोट देंगे लोग, उसके नतीजे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन जनता किसके साथ है। मोहिबुल्ला नदवी भले ही रामपुर में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हो, लेकिन एसपी में आपसी कलह की झलक साफ नजर आती है। नदवी के प्रचार में वो जोश नहीं दिख रहा जैसे जोश की उम्मीद जताई जा रही थी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के घनश्याम लोधी पूरे जोश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी रैलियों में ऐसा जोश दिख रहा है जैसे इस बार फिर वो रामपुर का किला फतेह करने जा रहे हैं। मैं 15 दिन तो लगभग मैं घूमता हो गया, एक कोई गाड़ी नहीं मिली किसी क्षेत्र में, कोई प्रत्याशी नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला किसी पार्टी का। मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल मैदान बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कौन चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने। मैं तो परसों सोच भी रहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, रामपुर में कोई और भी है चुनाव लड़ने वाला। ये स्थिति रामपुर की है। रामपुर का किला कौन फतेह करेगा ये तो 4 जून को साफ होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और एसपी दोनों ही दल अपना समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। रामपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 52% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदू वोटर 43% है। रामपुर में लोधी वोटर करीब 2.5 लाख है। यही वजह है कि बीजेपी ने लोधी प्रत्याशी उतारा है। रामपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण इस सीट को और भी खास बनाता है। इस सीट पर 2 समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। पहला लोधी वोट जो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास है, जबकि इससे ज्यादा है मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय में भी कई बिरादरियां हैं जो अलग अलग मौके पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करती हैं। मुस्लिम समुदाय में यहाँ पर 2 लाख पठान, 1.5 लाख अंसारी और 1.5 लाख तुर्क बिरादरी के लोग हैं जो अपने प्रत्याशी को वोट करते हैं। हालांकि इसी के साथ साथ अगर बात की जाए बाकी अन्य जातियों की तो कुर्मी और दलित भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। रामपुर में बीजेपी और एसपी दोनों ही दल जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता का क्या कुछ कहना है ये जानने के लिए हमारी टीम ने रामपुर की जनता के साथ संवाद किया। ज्यादातर मोदी जी के हक में जाएगा वोट। अच्छा, हाँ, क्यों? पूरी पब्लिक मोदी जी का, कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर सही। अच्छा, जिसकी कोई पहचान हो, कोई किसी की पहचान नहीं है आजम खान के अलावा, वो जेल में है। वैसे तो हमें तो यही लग रहा है मोदी जी आना चाहिए ज्यादातर। तो चुनाव पे तो इस बात मोदी जी चल रहे हैं, इस बात सब में आ गए और मोदी जी चल रहे हैं आगे? विकास है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रामपुर का बीजेपी का दिखाई दे रहा। क्यों बीजेपी सरकार बढ़िया है, जन कल्याण योजना है, सब गरीबों को साथ दिया, गल्ला दिया, बहुत सारी योजना है जिससे गरीबों का पालन पोषण बढ़िया। 24 के चुनाव में रामपुर हॉट सीट बन गई है। बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को एसपी में पड़ी फूट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जमकर रार देखने को मिली और हालात ये बन गए कि आखिरी वक्त तक मुरादाबाद हो या फिर रामपुर सीट, दोनों पर प्रत्याशी बदल दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ जब रामपुर में आजम खान की गैर मौजूदगी में आजम खान के नापसंद करने वाले प्रत्याशी जो यहाँ से उतारे गए हैं मोहिबुल्ला अंसारी, उनको टिकट दे दिया गया। अखिलेश यादव इस सीट पर प्रचार करने भी आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आपसी गुटबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी को यहाँ के स्थानीय लोगों का कितना साथ मिलता है। यूपी में इस बार का चुनाव काफी अहम हो गया है। बीजेपी लगातार 2 बार की जीत के बाद हैट्रिक लगाने की हुंकार भर रही है। देश में 400 और यूपी में 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी की जीत के सिलसिले पर लगाम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में रामपुर सीट काफी अहम हो जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी एसपी के तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर एक बार फिर रामपुर में अपना विजय पताका फहराती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।